नमस्कार, मैं आशना चौधरी आज डीकेटी प्लेटफॉर्म से आप लोगों के समक्ष खड़ी हूं और मैं इस वीडियो के थ्रू 22 में जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर आया था उसका मैं एक डिटेल एनालिसिस करने वाली हूं। आई वाज एबल टू स्कोर 141 इन paper 1 of anthropology and 144 in paper 2 of anthropology, making my score of the optional 285. So मैंने 285 स्कोर किया है एंथ्रोपोलॉजी में और इसी के साथ मैं एक डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ आपके पेपर 1 का। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो दोनों पेपर्स की बात करें इनफैक्ट तो इसमें 8 क्वेश्चंस इन ऑल आते हैं आपके, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। जो सेक्शन 1 होता है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं और जो सेक्शन 2 होता है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। हाउएवर आपको सारे क्वेश्चंस में चॉइस नहीं दी जाती है। सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपके लिए कंपलसरी होता है और सेक्शन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है विच इज़ 5th क्वेश्चन इन जनरल, वो आपके लिए कंपलसरी होता है। साथ ही ये जो 2 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं ये शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन होते हैं और इनके 5 सब पार्ट्स होते हैं ईच। तो इन ऑल आपको 10 शॉर्ट नोट्स आपके कंपलसरी होते हैं दोनों पेपर्स में और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसमें आपकी चॉइस होती है। तो बाकी जो 6 क्वेश्चंस आपके बचे हैं उन 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपके ऊपर एक और कंडीशन होती है कि आपको दोनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन चूज़ करना होता है और जो लास्ट एक क्वेश्चन होता है वो आप गिल्ट फ्री कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपको ज़रूर मिलती है इस पेपर में, लेकिन ये चॉइस बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इस वजह से आप बहुत फ्री माइंड से नहीं जा सकते हैं कि हम ये पोर्शन छोड़ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, ये पोर्शन छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपके सारी सेक्शन से हर एक चीज़ कवर्ड होगी। क्योंकि वो जो 10 शॉर्ट नोट्स आपके लिए कंपलसरी हैं वो बहुत डाइवर्स एरियाज से आते हैं। सो आई बिलीव कि आप छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, बट आप एक प्री सेट माइंड सेट के साथ जा सकते हैं कि मुझे इस सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए जो पेपर 1 में था वो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी था, जिसमें से मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ये मैं पहले से सोच कर गई थी क्योंकि मैंने प्रीवियस ट्रेंड्स देखे हुए थे और मैंने मॉक्स में भी देखा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें आपकी स्कोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है जितना आपके थोड़े साइंटिफिक क्वेश्चंस जितना आप आंसर करते हैं। तो आई विश श्योर कि मैं थोड़े कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से और रिसर्च मेथडोलॉजी से। तो आप लोग भी इस तरह से अपना एक माइंडसेट बनाकर जा सकते हैं। लेकिन मैं वापस से आप लोगों को बोलूँगी कि आप छोड़ इसमें कुछ नहीं सकते हैं। आपको पढ़कर सब कुछ जाना है, बस आपका एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप किस डोमेन से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे या किस डोमेन से आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मेरे लिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डोमेन था जहाँ से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास पेपर है और मैं आपको बताना चाहूँगी, पेपर 1 से मैं शुरुआत करूँगी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप कोई भी डोमेन नहीं छोड़ सकते हैं, सारे डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम कंपलसरी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 हम देखेंगे जो आपको एनी हाउ करने ही करने हैं। जो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट सब क्वेश्चन आता है वो है डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट अप्रोचेस। मैंने अभी बोला है कि मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंपलसरी क्वेश्चन देखते हैं, वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से आ जाता है जिसका सब वर्टिकल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आएगा। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि मैं कर सब कुछ गई थी और आप छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, तो ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि आप मैंने सोचा था कि मैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कम अटेम्प्ट करूँगी, मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ पाई क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो वहीं से था। तो फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट अप्रोचेस अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में कार्ल पॉलनाई का ये जो डिस्टिंक्शन है आपका फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट अप्रोचेस का, ये काफ़ी प्रोमिनेंटली दिया हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपका शायद प्रिपेयर्ड होना चाहिए था और सेम मेरे साथ हुआ, तो मैं उसे आंसर कर पाई। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है मीजोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये आर्कियोलॉजी से आया था, तो अभी तक सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कवर हो गई है आपकी।
प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कवर हो गई है, मीजोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये मैंने एज पेपर 2 प्रिपेयर किया था, ये मैंने एज पेपर 1 नहीं किया था, क्योंकि इंडियन रिलेटेड जो डोमेन है आपका आर्कियोलॉजी का वो पेपर 2 में आता है, बट दोनों पेपर सेम डे होते हैं, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आई मुझे ये क्वेश्चन करने में भी। थर्ड क्वेश्चन आपका वापस से सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से आया, जिसमें था आपका रैडक्लिफ ब्राउन्स आइडियाज़ ऑन स्टेटस, रोल एंड इंस्टीट्यूशन। ये भी हम ये एज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज था। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का ये एक क्वेश्चन आया था आपके पास, तो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि कैसे डाइवर्स उससे 3 क्वेश्चंस मैंने देखे। पहला सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, और तीसरा जो आपका क्वेश्चन आया है वो आया है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज से। फोर्थ क्वेश्चन आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से आया है, पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। तो इससे आपको पता चलता है ये जो फिफ्थ क्वेश्चन आया है ये वापस एक ऐसे डोमेन से आया है जिसको मैं थोड़ा कम अटेम्प्ट करना चाह रही थी, दैट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अगर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस आए हैं और पांचों डिफरेंट वर्टिकल्स से आए हैं, तो ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड पेपर है। क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आए हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो आपने पहले देखे नहीं होंगे या प्रिपेयर नहीं किए होंगे, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी डोमेन आपका ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में या अपने ऑप्शनल में इन जनरल। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आएँ, जो वापस से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपका कंपलसरी होता है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है बैलेंस्ड एंड ट्रांजिएंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से है आपका। सेकंड क्वेश्चन जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इन ह्यूमन डिजीजेस, वापस से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड बीइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। Another one comes from socio-cultural anthropology, which is shaman, sorcerer and medicine man. And the last one is also from socio-cultural anthropology, which is household and domestic group. So you see two dimensions become very important in terms of compulsory questions, physical anthropology and socio-cultural anthropology. However, we have seen one question each from anthropological theories, from research methodology and from prehistoric archaeology as well. तो डाइवर्सिफाइड है, बट सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकम्स द मेजर फोकस एरियाज हियर। लेकिन क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आया है जो आपने पहले ना देखा हो। मोस्टली प्रीवियस कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है आपके ये कोइंसाइड हो गए हैं। तो पेपर आई वुडेंट से बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इन दोज टर्म्स। अब अगर हम आपके बाकी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस आपके नॉन कंपल्सरी होते हैं, जो आपको एक चॉइस दी जाती है। तो आपके पास फिर भी एक ब्रीदिंग स्पेस होती है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस देखने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं देखने चाहिए। अब अगर इसकी बात की जाए तो आई वुड सजेस्ट, ऑलवेज सजेस्ट कि आप शुरू के 5 से 10 मिनट लगाइए सोचने में कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन आप मत देखिए उन 5-10 मिनट में, क्योंकि वो तो कंपल्सरी हैं, वो आपको एनीवे करने हैं। बट बाकी जो 6 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से 3 क्वेश्चंस करने हैं, और ये डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन 20 मार्कर, क्योंकि 20 मार्कर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन चूज़ नहीं कर सकते हैं जिसमें आपको 2 आते हैं और जो 1 नहीं आता है वो 20 मार्कर है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव तो वो बहुत एक सुइसाइडल चॉइस हो जाती है। तो आप ऐसा कुछ तो आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगाइए, जिससे आप बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ना लग जाएं जो आपको एट वन पॉइंट रियलाइज़ हो कि मैंने गलत कर लिया है, बट यू डू नॉट हैव टाइम टू गो बैक देयर। तो यू डू नॉट वांट कि आप एग्ज़ाम में इस पॉइंट पर खड़े हों, तो इसलिए आप शुरुआत में 10 मिनट उसको अच्छे से दे दीजिए। अब जो ये चॉइस होगी आपकी, इसमें आपको थोड़ा सा पता होगा कि मुझे कौन से एरिया से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैंने बोला था कि सोशो कल्चरल का क्वेश्चंस जहाँ पर जिस सेक्शन में थोड़े ज़्यादा होंगे वो सेक्शन को मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी।
अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो जो फर्स्ट उसमें आया है, और इसमें मैं एक और आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है जिसको जनरली लोग छोड़ देते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं आपके पेपर में। फॉर इंस्टेंस मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसका फर्स्ट सब पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम एंड प्लेसेस। तो ये डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दी थी, इसमें आपका था कि इलाबरेट द आर्ग्यूमेंट। ये अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से किया होता तो ये बहुत इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिससे आपको डायरेक्टली 20 मार्क्स मिल सकते थे और ज़्यादा आपको लिखने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो दिस क्वेश्चन आई वुड से वर्कड फॉर मी, मैंने ये लिखा एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड इंट्रोडक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आपको एक डायरेक्ट 20 मार्कर इसमें से मिल गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आई वाज हैप्पी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से था, मुझे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी अच्छे से आती थी, मैंने ये भी अटेम्प्ट कर लिया। एंड द थर्ड वन बीइंग डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पैलियोलिथिक इंडस्ट्री with reference to environmental hypothesis. Now this was a slightly troubling question. अब इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके दो डोमेन्स को एक साथ लेकर आता है। टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पैलियोलिथिक अगर आप देखेंगे तो ये प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी से आया है, और विद रेफरेंस टू एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस अगर आप देखेंगे तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का क्वेश्चन बनता है। स्पेशली इसमें जो मैंने लिंक किया था वो जूलियन स्टीवर्ट को लिंक किया था, हिज कल्चर इकोलॉजी मॉडल, वो मैंने यूज़ किया था इसमें। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, बट अगर आप अपनी फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज ओपन रखेंगे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, यू वुड बी एबल टू डिकोड एंड राइट अ डिसेंट इनफ आंसर फॉर दैट। एंड दिस अगेन वाज नॉट फ्रॉम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आई वाज हैप्पी। नेक्स्ट बीइंग discuss how the rules of descent contradict the principles of residence in matrilineal society, mentioning suitable examples। ये आपका सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से आया था। वापस से जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये रूल्स ऑफ डिसेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिडेंस दो कॉन्सेप्ट्स को वापस से इंटरलिंक करता है। स्लाइटली ट्रबलिंग क्वेश्चन था मेरे लिए, और साथ ही साथ आपके एग्जाम्पल्स को लिमिट करता है इन टर्म्स ऑफ स्टिकिंग योरसेल्फ टू द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़। Next would be enumerate the evidence of animal domestication in Indian microlithic industry, again prehistoric archaeology. Should we still distinguish between classic and progressive Neanderthals? This is again this comes as a part of fossil studies and this comes under physical anthropology. Discuss the controversy regarding Neanderthals' position in human evolution. Then you move on to the fourth question, why Heath and Carter used anthropometric measurements instead of photographs of an individual to assess the somatotype, elaborate their method। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पेपर था आपका इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस वेरन इट वाज गिविंग यू चॉइस, इट वाज गिविंग यू ट्रिक क्वेश्चंस। जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, उनमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डाइवर्स एरियाज़ में से थे, आपको हर डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए थी। लेकिन जो आपके एरियाज़ है, जो आपके चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक आ रही है। कुछ दो कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक हो रहे हैं एट टाइम्स आप देख रहे हैं कि दो डोमेन्स इन इटसेल्फ आपकी एक साथ आपको दो डोमेन्स की नॉलेज टेस्ट हो रही है। और ये जो अब आपका क्वेश्चन आता है हीथ एंड कार्टर मेथड वाला, उसमें जो वाई से ये क्वेश्चन शुरू होता है, दिस इज़ पर्टिकुलरली अ ट्रिकी थिंग टू डू बिकॉज हीथ एंड आपको सोमैटोटाइप की डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको जो पर्टिकुलर डेफिनेशन आपकी हीथ एंड कार्टर ने दी थी उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखना है, उनके पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एनालिसिस को देखना है। और फिर आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए थी, तो आपको अपने आप को एक सिचुएशन में रखना था वेर इन you think yourself to be to be in a place where Heath and Carter were and to identify the reasons why they didn't use the photographic method। तो ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ट्रिक क्वेश्चन लगेगा, बट साथ ही साथ आप ड्रॉबैक्स ऑफ फोटोग्राफिक मेथड को डायरेक्ट कर करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन लगेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोमैटोटाइप की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए थी।
Next being discuss the historical and cultural context that led to superseding ethnocentrism with cultural relativism in anthropology. तो ये बहुत beautifully आपका put किया गया है question, I would say. यहाँ पर डायरेक्टली वो लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो लोग आपसे डायरेक्टली डिफ्यूजनिज्म पूछ रहे हैं, क्योंकि इट वाज फ्रांस बोस एंड हिज आइडियाज दैट लेड टू that talked about cultural relativism and how it was and should have been superior to ethnocentrism. So you'll write limitations of ethnocentrism, you'll write the advantages of cultural relativism in anthropological studies, who emphasized upon cultural relativism, and Franz Boas' ideas as well of diffusionism. So all of this becomes an important aspect here. So this is a very in-depth question from anthropological theories. Another question being critically examine various anthropological interpretations about the coloring system. Again, economic anthropology, Malinowski's study, so direct question. So you see a combination of direct and indirect question, but in every question you see that there is a trick question. Either it requires to have you to have an in-depth study, or it requires you to combine 2 or 3 domains together and then answer a question, showing you that there is nothing that you can actually leave. Another one, if we say, would be 6th question I am reading, discuss the mechanism of social control in different kinds of political systems. Again, 2 concepts, concept of social control and different political systems, which forms a part of political anthropology. What is meant by health? Is the burden of lifestyle diseases on the rise? Justify your answer with suitable examples. This is a very current oriented question, and this is where the application based anthropology takes a front seat. Another question being critically evaluate the reasons of reduction in age at menarche in human females over the successive generations. So critical evaluation. Here again your analytical skills are required, though the question has been asked earlier as well in the prior in the previous year paper, so it shouldn't be difficult for you to answer that question. Another question being discuss the role of evolutionary forces in creating human diversity. This was a question I had no idea about. I mean, I did not know how to recollect my thoughts on the same question, because evolutionary forces, you know, evolution is taking up a center stage here, but जो evolutionary forces हैं उनको आप किस तरह से classify करेंगे, अपने points किस तरह से design करेंगे. So this was slightly challenging questions in terms for you to structure this question, right? Next would be write the historical development of fieldwork tradition in anthropology till recent times. So again, fieldwork tradition, research methodology, not a very difficult question to answer, but till now. So when it says till now, there are some recent trends that you have to focus upon as well. Next being discuss the approaches of Leslie White, Julian Stewart and Marshall Sahlins in the light of cultural evolution. Again, you have classical evolutionism as well as you have neo-evolutionism here, which forms a part of anthropological theories, and then you have various socio-cultural demographic theories, population studies, blood group systems. Again, you have serological studies or physical anthropology here, and then anthropological knowledge of the human body may be used in designing equipments and articles of human use, application based anthropology. So you see कि कोई area इस paper ने ऐसा नहीं है जो cover ना किया हो, right? So इस वजह से आपको अपनी जो knowledge है वो बहुत diversify करने की ज़रूरत है, हर एक area पर ध्यान देने की ज़रूरत है to be able to attempt this paper. And थोड़े से challenging questions थे, but वो इतने challenging questions नहीं थे. अगर आप अपने एनालाइज करते पेपर में, थोड़ा एनालाइज कर लिखते, तो दोज क्वेश्चंस वुड हैव बीन इजीली टैकल्ड बाय यू. तो हमने देखा एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 बहुत चैलेंजिंग नहीं आया है, लेकिन आपको नॉलेज हर फील्ड से होनी चाहिए, कोई आप डोमेन छोड़ नहीं सकते हैं. तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, मेरा एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस था रिलेटेड टू पेपर 1 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंड विल कवर पेपर 2 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.